हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। एक नया टॉपिक के साथ फिर से मैं हाजिर हूं आपके समक्ष। चलिए, आज मनोविज्ञान के तहत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि। बुद्धि है क्या, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि का इतिहास क्या रहा है, बुद्धि की पृष्ठभूमि क्या रही है, हमारे सीखने में बुद्धि की क्या महत्व है, इन तमाम सारे बातों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के सिद्धांत, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, इन तमाम बातों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आप कृपया ध्यान देंगे कि वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बुद्धि। चले तो आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो बटन है उसको दबा लीजिए, जिससे आप सबको हमारे जो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। चलिए, तो बात आती है बुद्धि। चलिए, बुद्धि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सामान्य आमतौर पर ये देखा जाता है कि फला व्यक्ति बुद्धिमान है या फला व्यक्ति बुद्धिहीन है, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि कोई व्यक्ति, किसी को हम लोग देखते हैं किसी कार्य करने की या किसी भी क्षेत्र में उसकी जो बुद्धि है उसको बोलते हैं कि ये बुद्धिमान व्यक्ति है, अधिक जानने वाला है या बुद्धिमान व्यक्ति, इस तरह से हम लोग उसको बोलते हैं। और किसी को बोलते हैं कि ये बुद्धिहीन है, इसके पास उतना दिमाग नहीं, इस तरह से हम लोग सोचते हैं। तो आखिर बुद्धि है क्या? तो प्राचीन काल से बुद्धि की जो व्यवस्था है, जैसे कि उसको तत्कालिकता, उसके समायोजन, उसकी सीखने की जो प्रवृत्ति है, इससे जोड़ा जा रहा था। चलिए, तो सबसे पहले हम बुद्धि के बारे में जानने से पहले थोड़े उसकी सामान्य चर्चाएं करते हुए आगे बढ़ेंगे कि बुद्धि का उद्भव कहाँ से हुआ, बुद्धि का इतिहास क्या रहा, इन तमाम बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि सोचने समझने समायोजन की एक क्षमता है। आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में और पता चलेगा। चलिए, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जी हाँ, बुद्धि शब्द आते ही तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट से उसका प्रयोग करेंगे कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि का प्रथम प्रयोग किया। ठीक है, तो फ्रांसिस गार्टन है जिन्होंने 1885 में ये फ्रांसिस गार्टन 1885 में बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जी हाँ दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक है फ्रांसिस गार्टन। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। ये इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। अब बुद्धि क्या है, बात आती है कि बुद्धि है क्या चीज। तो बुद्धि, यहाँ पे मैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है बुद्धि क्या है, तो विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ भी हम करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती है आदमी में। ठीक है, तो जो योग्यता है, जो कार्य करने की जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, वही बुद्धि है। विभिन्न प्रकार की योग्यता, जैसे किसी पढ़ने की योग्यता, किसी संगीत गाना गाने की योग्यता, कई तरह से योग्यताएं होती है। कोई साइंस में आगे चला जाता है तो कोई गणित में, कोई आर्ट में। तो इस तरह से उनकी अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो योग्यताएं होती हैं, उसी को क्या है, बुद्धि कहा गया। अब बुद्धि कैसी है, अब बात आती है बुद्धि कैसी है, किस टाइप से होती है बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? अमूर्त है। चलिए, अमूर्त क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अमूर्त क्या है? जो सामान्य आंखों से हम लोग को दिखाई नहीं दे, वो अमूर्त है। जैसे मूर्त कहेंगे, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप ये चाक देख पा रहे हैं, ये क्या है? मूर्त है, देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, उसी तरह से अमूर्त, जैसे कि जो दिखाई नहीं दे, सामान्य आंखों से जो दिखाई नहीं दे रहा है वो अमूर्त है। तो हमारी जो बुद्धि, हमारी जो योग्यता है, उसको हम लोग जनरली ऐसे नहीं देख पाते। जब उसके कार्य करने की योग्यता, उसकी क्षमता होती है, तो उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि अमुक व्यक्ति बुद्धिमान है कि अमुक व्यक्ति इसमें कमजोर है। तो इस तरह से बुद्धि को क्या कहा गया? अमूर्त कहा गया। बुद्धि क्या है? अमूर्त है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि क्या है? अमूर्त है। जिस व्यक्ति में समस्या को हल करने की जो क्षमता है, गुण है, जिसके पास अधिक होगी वह अधिक बुद्धिमान होगा। जिसके पास समस्या को हल करने की जो क्षमता है या गुण है, जिसके पास सबसे अधिक होगी, सबसे ज्यादा होगी, वह व्यक्ति क्या होगा? बुद्धिमान होगा, अधिक बुद्धि वाला कहलाएगा। देखना, जो व्यक्ति
जैसे मान लेते हैं कोई टीचर किसी एक विषय, जैसे मान लो गणित विषय पढ़ा रहा है और बाकी विषय में उसकी योग्यता नहीं है, तो वो सिर्फ एक ही विषय को पढ़ा रहा है, तो एक ही में पारंगत हो, एक ही में गणित में बुद्धिमान हो रहा है। और मान लो वो वही टीचर मान लो कई सारे सब्जेक्टों को पढ़ा लेता है, उसके क्षमता अलग अलग हुई, गणित को भी पढ़ा ले रहा है, साइंस को भी पढ़ा ले रहा है और राजनीति भी पढ़ा ले रहा है, तो उसकी जो क्षमता है वो अधिक हुआ ना जी। समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धिमान होगा। जीवन में बहुत सारे समस्याएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जिसमें हम लोग समझ नहीं पाते कि हम क्या करें क्या ना करें। कभी कभी ऐसी कंडीशन आता है कि समस्याएं एकदम ज्यादा हो जाती है, आदमी कुछ कर नहीं पाता, सोच समझ उसका उस समस्या से निकल नहीं पाता, तो कई तरह से आत्महत्या, कई तरह से कृति कर बैठते हैं। तो समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगी वह अधिक बुद्धि वाला होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन की जो समस्याएं है उसको धैर्य बनाते हैं, उसको समझ के वो उस समस्याओं को हल कर लेते हैं। तो बुद्धि क्या है? जिसके पास समस्या करने की क्षमता अधिक है, जिनके पास अधिक होगा वो अधिक बुद्धिमान बोला जाएगा। चलिए बुद्धि के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड के जो मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे? तो फ्रांसिस गाल्टन, जो इंग्लैंड के जो मनोवैज्ञानिक थे, फ्रांसिस गाल्टन, उन्होंने 1885 में पब्लिक का ध्यान ये बुद्धि की और अपने इसके बुद्धि की तरफ उन्होंने खींचा। उन्होंने बुद्धि के बारे में अध्ययन किया, बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने खोज की कि बुद्धि है क्या चीज। ठीक है, तो सर्वप्रथम कौन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसिस गाल्टन, जो कि 1885 में इन्होंने बुद्धि का अध्ययन किया। यहाँ पे बात आ रही सर्वप्रथम बुद्धि के इतिहास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बात आती है कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फ्रांसिस के जो गाल्टन थे उसने क्या है बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किया 1885 में। ये क्या है, इंग्लैंड के जो फ्रांसिस गाल्टन थे, इन्होंने 1885 में जनता का जो ध्यान है बुद्धि को ओर खींचा। वहीं दूसरी ओर सर्वप्रथम कैटल ने 1890 में, ध्यान देंगे, जो कैटल थे मनोवैज्ञानिक, 1890 में मेंटल टेस्ट मैनेजमेंट नामक एक बुक है, उन्होंने प्रकाशित करवाया। कब करवाया? तो 1890 में। किसने करवाया? तो कैटल ने। ध्यान देंगे, जो कैटल थे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 1890 में मेंटल टेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, नामक जो पुस्तक है इसको प्रकाशित किया। किसने किया? तो कैटल ने 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक जो पुस्तक है उन्होंने प्रकाशित किया। तो इस तरह से बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया। उसके पश्चात सर्वप्रथम एक बुक कैटल ने अपने 1890 में एक पुस्तक लिखी बुद्धि के बारे में, जिन्होंने 1890 में प्रकाशित हुआ इसका बुक। चलिए, तो इस तरह से बुद्धि का जो इतिहास रहा है वो काफी लंबा समय रहा है। सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया, जो कि 1885 में किया। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं कैटल, इन्होंने 1890 में एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसका नाम था मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट नामक एक पुस्तक थी जो बुद्धि के ऊपर रचित थी। तो इसको इन्होंने प्रकाशित किया। इस तरह से बुद्धि का धीरे धीरे विकास होता गया। अब आगे आते हैं बुद्धि की परिभाषाएं। यहाँ तक तो हम लोग ने समझ लिए बुद्धि की परिभाषाएं। तो बुद्धि की सोचने वाली बात है कि ये बुद्धि है, तो बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं, कई तरह से हैं। इसको हम एक ही शब्द में पिरो पाना बड़ा कठिन महसूस हो रहा है। तो चलिए, कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने जो मत दिए उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। जी हाँ दोस्तों, सोचने समझने की योग्यता, यदि हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, योग्यता, ये एक योग्यता है हमारे पास सोचने समझने की। मान लो कोई भी कार्य, किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उसके पहले हम लोग उसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। या कोई नई चीज होती है तो उसके बारे में हमको समझना पड़ता है। मान लो
कोई भी नया आविष्कार होता है, मान के चलते मोबाइल, जैसे सबसे पहले मोबाइल आया होगा तो सोचने, जैसे कि जिन्होंने मोबाइल कभी चलाया नहीं है उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा इधर उसको समझेंगे। जैसे कंप्यूटर, जो व्यक्ति कंप्यूटर चलाना नहीं जानता उसको बताएंगे, वो सोचेगा कैसे चलेगा, ये समझेगा, फिर उसको करेगा। तो इसी तरह से सोचने समझने की जो योग्यता है उसे बुद्धि कहा गया। बुद्धि क्या है? तो जो सोचने समझने की हमारी जो योग्यता है वही बुद्धि है। टर्मन महोदय क्या कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त, जैसे कि मैंने मूर्त अमूर्त की बात की, तो अमूर्त जो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। हम कुछ नया चीज करते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक कुछ नया खोज करते हैं तो उसके बारे में क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। सोचने की एक योग्यता बोला जा रहा है। अमूर्त विचार मतलब कुछ नया करने का, तो क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता बोला है। किसने कहा? तो टर्मन महोदय ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंकिंघम क्या कहते हैं? बंकिंघम महोदय कहते हैं कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। हम कुछ लर्निंग कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो सीखने की हमारी जो योग्यता है वो बुद्धि है। किसने कहा? तो बंकिंघम ने कहा। ध्यान देंगे, बंकिंघम महोदय कहते हैं कि सीखने की जो हमारी योग्यता होती है वही बुद्धि है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं? तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। जो भी हम कार्य करते हैं तो उसमें कार्य करने में हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग की उपयोगिता होती है, बुद्धि लगाना पड़ता है। जैसे मान लो कुछ भी पढ़ाई करते हैं, तो लिखाई भी करते हैं, पढ़ाई कर जो भी करते हैं तो हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो भी कार्य करते हैं हमें हमारे दिमाग का उपयोग करना पड़ता है। तो इसी को बुद्धवर्थ बोलते हैं, बुद्धवर्थ बोलते हैं। बुद्धि कार्य करने की विधि है, कार्य करते हैं उसकी एक विधि बोला है। किसने कहा? तो बुद्धवर्थ ने कहा। इस तरह से बुद्धि को तमाम मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। इस तरह से निष्कर्ष आता है कि बुद्धि एक अमूर्त चिंतन है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। बुद्धि कार्य करने की पद्धति है, कि विधि है। इस तरह से अनेक मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने ढंग से बुद्धि को परिभाषित किया है। चलिए बुद्धि के बारे में, उसकी विशेषताएं, सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा बुद्धि के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें बुद्धि की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है, फिर उसके सिद्धांत। अनेक मनोवैज्ञानिक ने अनेक अनेक सिद्धांत दिए हैं। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, कई तरह से सिद्धांत दिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए तो बुद्धि के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो बुद्धि की अब प्रकार क्या होता है, किस टाइप का बुद्धि होता है? तो यहाँ पे थांडाइक महोदय गेरेट के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक थे थांडाइक, उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है मूर्त बुद्धि, जिसे हम स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। जैसे कि मैंने बुद्धि के प्रारंभ में मैंने बात किया, बुद्धि क्या है? एक अमूर्त है। बुद्धि कैसा है? तो अमूर्त बताया मैंने। तो यहाँ पे मूर्त बोला जा रहा है। जैसे बुद्धि के प्रकार पढ़ रहे हैं, उसमें थांडाइक महोदय बोल रहे हैं कि बुद्धि क्या है? तो मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि। पहला है मूर्त बुद्धि, जिसे स्थूल बुद्धि भी बोला जाता है। चलिए तो इसके बारे में जान लेते हैं। मूर्त बुद्धि है क्या? मैंने पहले अमूर्त आपको समझाया था, वह उसी प्रकार से मूर्त, जो दिखाई दे, जिस तरह से दिखाई दे, जैसे कि प्रत्यक्ष हम लोग देखकर, ज्यादातर देखते हैं जो व्यक्ति प्रत्यक्ष हम लोग देखकर किसी भी चीज को, जैसे मान लो हमको कुछ जैसे गैजेट चलाना है, जैसे मोबाइल चलाना है, तो हम उसको देख रहे हैं, देखकर किस तरह से वो चला रहा है। मान लो मेरे को पता नहीं है ऑनलाइन काम करना, ठीक है, इंटरनेट चलाना, मैं देख रहा हूँ बगल में जो भाई साहब चला रहे हैं उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको देख रहा हूँ किस तरह से वो चला रहा है, उसको मैं प्रत्यक्ष देखकर फिर सीख रहा हूँ। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मूर्त बुद्धि होगा, जिसमें देखकर, प्रत्यक्ष देखकर हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति क्या है? मिलनसार होता है, जिसे दूसरों से प्रत्यक्ष रूप से मिलनसार होता है। इस तरह से जो जिनके पास बुद्धि होती है उनको मूर्त बुद्धि कहते हैं। इसे ही स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। चलिए थांडाइक महोदय इसको 3 भागों में बांटे हैं। तो दूसरा जो भाग है वो अमूर्त बुद्धि है। अमूर्त बुद्धि, जैसा कि मैंने पहले बताया, मूर्त जो दिखाई दे रहा है, मूर्तिमान है, वो क्या हो जाएगा? मूर्त बुद्धि हो जाएगा। और
और जो दिखाई नहीं दे रहा है अमूर्त, ठीक है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है वो अमूर्त है। जैसे कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, ठीक है, गणित का वो गणित का मान लो टीचर है। अब वो डायरेक्ट हम लोग उसको देखकर तो नहीं जानेंगे कि ये गणित का टीचर है या गणित में इसका गणित में बुद्धिमान है, तो उसको कहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है हम लोग को। जब तक वो पढ़ाएगा उसके बारे में जानेंगे, पढ़ाएगा टीचर, उसके जो योग्यता है उसको जब देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से तभी जान पाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, अमूर्त बुद्धि है, तो अमूर्त जो दिखाई नहीं दे, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो कम बातचीत करते हैं। देखना समाज में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो समाज में थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, समाज से थोड़ा उनका लगाव कम रहता है, वो अपने में मगन रहते हैं, बातचीत कम करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये अरे घमंडी है, या ये बातचीत तो नहीं करता समय में, तो समाज से अलग रहता है, भीड़ से अलग रहता है, लेकिन वो बातचीत कम करते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति होते हैं वो अमूर्त बुद्धि के श्रेणी में आते हैं। कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उनमें ये जो लक्षण है वो अमूर्त बुद्धि के लक्षण हैं। देखना जो ज्यादातर जो वैज्ञानिक होते हैं, जो कवि होते हैं, कलाकार, एक जो वैज्ञानिक होते हैं, वो अपने मगन रहते, कुछ नया करने के लिए रहते हैं, वो ज्यादातर समाज से दूरी रखते हैं, तो उनके पास से कुछ नया करते हैं। जैसे वैज्ञानिक अमूर्त चिंतन, जैसे कुछ नया करते हैं वो लोग। तो इस तरह से बुद्धि क्या है, अमूर्त बुद्धि है। उन्होंने 3 भागों में बांटा, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि वाले देखना वो या तो ज्यादातर कवि, वैज्ञानिक और आपके जो कलाकार, चिंतक होते हैं, डॉक्टर, ये सब इनके पास इनको अमूर्त बुद्धि की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं अगली बात करते हैं सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि इन्होंने 3 भागों में बांटा है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और एक आता है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि है क्या, जो समाज ज्यादातर वो समाज में एडजस्टमेंट करते हैं, समाज में रहते हैं, वो सामाजिक बुद्धि बोला जाता है। इसमें दोनों तरह से बुद्धि पाई जाती है, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। दोनों प्रकार की जो बुद्धि का जो समन्वय होता है वो सामाजिक बुद्धि होती है। ज्यादातर देखा जाए तो हमारे जो ज्यादातर जो लोगों की जो बुद्धि होती है वो सामाजिक बुद्धि होती है। लगभग 98 जैसे कि 98% जो होता है ये सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं, 98% लोग। और इसमें जो 2% बचते हैं, जैसे उसको अमूर्त बुद्धि या इस तरह से होते हैं, जो देखना ज्यादातर जो जनसंख्या उसमें कम ही लोग ये खोज कर पाते हैं, कम ही लोग जिनके नया चीज करते हैं। तो ज्यादातर देखा जाए तो 98% जो होते हैं वो सामाजिक बुद्धि ही होते हैं। चलिए, इस तरह से थार्डैक महोदय ने 3 भागों में बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है, तो मूर्त बुद्धि, जिसे स्थूल बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। इस तरह से इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। तो किसने बताए हैं, थार्डैक और गैरेट महोदय। ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में विभक्त किया गया है। इस तरह से अभी के जो क्लास में हम लोग ने पढ़ा, बुद्धि के बारे में पढ़ा और बुद्धि का इतिहास क्या रहा, बुद्धि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बुद्धि क्या है, बुद्धि कैसी है। जी हाँ, बुद्धि क्या है, अमूर्त है, हमने पढ़ा बुद्धि अमूर्त है। बुद्धि का इतिहास क्या रहा, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, और बुद्धि की परिभाषाएं, जिसमें हम लोग ने 4 परिभाषाएं देखी। उसके बाद बुद्धि के प्रकार। इस तरह से हमारा आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। आगे मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो बुद्धि के जो विशेषताएं हैं, क्या क्या कॉमन चीज होती है बुद्धि में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि के क्या सिद्धांत हैं, किस तरह से बुद्धि काम करता है, किस तरह से बुद्धि के सिद्धांत हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आगे और क्लास और वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे जो बुद्धि है उसको प्रभावित करता है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।